let's continue our topic gravitation. हम ग्रेविटेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे और हमने ग्रेविटेशन का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो समझ ही लिया था और हम मेन ग्रेविटेशन चैप्टर पर आ भी चुके थे। हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वह कैसे कंक्लूड करा गया वह बात समझ ली थी और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखने के बाद यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल इक्वेशन भी लिख दी थी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कंसेप्चुलाइज भी कर दिया था, डिफाइन भी कर दिया था। यह सारी चीज हमने हमारे पिछले लेक्चर में कर दी थी। अब आज हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बाय हेनरी कैवेंडिश। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी by Henry Cavendish. जैसा मैंने बताया था कि न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कंसेप्चुलाइज तो कर दिया था, उसे डिफाइन तो कर दिया था, मगर न्यूटन उसे मेजर कभी नहीं कर पाया था। इसकी वजह यह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कम होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी काफी कम है और इतने कम फोर्स को प्रिसाइसली मेजर करने के लिए न्यूटन कोई तरीका सोच नहीं पाया और इस वजह से न्यूटन कभी भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन नहीं करता। देखिए हेनरी कैवेंडिश ने जी का डिटर्मिनेशन किस तरह से किस एक्सपेरिमेंट से करा मैं उसको समझाता हूं। उसके पहले मैं दो तीन बातें आपको बता दूं। जैसे यह एक रॉड है, इस रॉड का लेंथ L है। इस रॉड पर एक फोर्स यदि इस तरह से लगे और एक फोर्स इस तरह से लगे, यह दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है। यह दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं करेगा, मगर इन दोनों फोर्सेस को हम कपल कहते हैं। इन दोनों फोर्स की वजह से वहां टॉर्क जनरेट होएगा और यह रॉड ऐसे रोटेट करने लगेगी। एंड रोटेशनल पढ़ने के बाद आप बड़ी आसानी से लिख सकते हो the torque due to this couple, इस कपल की वजह से जो टॉर्क होएगा R क्रॉस F आउटवर्ड द बोर्ड, इसकी वजह से भी R क्रॉस F आउटवर्ड द बोर्ड। टॉर्क आउटवर्ड द बोर्ड है मींस यह कपल इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा और रोटेट करता हुआ दिख भी रहा है और इसकी वजह से जो टॉर्क होएगा दैट इज F×L/2 प्लस F×L/2, the magnitude of torque would be F×L. This would be the torque on the rod, जिसकी वजह से यह रॉड रोटेट कर सकती है। अब मैं एक और कंसेप्ट बता दूं एक्सपेरिमेंट बताने से पहले। यह एक रॉड है जो ऊपर से किसी रिजिड सपोर्ट से बंधी हुई है एंड लेट अस से दिस इज अ बेस लाइन जिसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। यदि मैं इस रॉड को पकड़ के ऐसे घुमाऊं, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाऊं, तो वाकई में इस रॉड पर मैं टॉर्क लगा रहा हूं और इस तरह से टॉर्क के लगाने से इस रॉड में एंगुलर ट्विस्ट आएगा। जब मैं इसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाऊंगा तो वाकई में मैं इस पर टॉर्क लगा रहा हूं। किस तरह से? मैं एक अपने हाथों के द्वारा फ्रिक्शन से
इस तरफ फोर्स आगे की तरफ लगा रहा हूं और इस तरफ फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा हूं, ऐसे पकड़ के घुमा रहा हूं, तो मैं वाकई में इस पर टॉर्क लगा रहा हूं। ऐसे टॉर्क लगाने से इस रॉड में इस तरह से एक ट्विस्टिंग आ सकता है, यह लाइन ऐसे रोटेट कर जाएगी। मैं दिखाता हूं, जैसे कि यह एक स्केल है, यदि इस स्केल को ऊपर से फिक्स कर दूं और नीचे से ऐसे घुमाने लगूं, ऐसे इस तरह, तो रॉड ट्विस्ट, स्केल ट्विस्ट कर रही है। और नाउ दिस इज अ रोटेशनल एनालॉग ऑफ स्प्रिंग। जैसे लीनियर डायनामिक्स में एक स्प्रिंग होती है कि उस स्प्रिंग में आप जितना फोर्स लगाते हो उतना ही अधिक वह कंप्रेस होती है या एलोंगेट होती है, बिल्कुल उसी तरह से इसे हम टॉर्सनल रॉड कहते हैं, जो एक तरफ से फिक्स्ड सपोर्टेड है और दूसरी तरफ से फ्री है। दूसरी तरफ एंड पर जब आप टॉर्क लगाते हो तो उसमें एंगुलर ट्विस्ट आता है। सच अ सिस्टम इज टर्म्ड एज टॉर्सनल रॉड। और इस टॉर्सनल रॉड में, जैसे स्प्रिंग के लिए हम कहते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलोंगेशन और कंप्रेशन, ऐसे ही इस टॉर्सनल कांस्टेंट के लिए, टॉर्सनल रॉड के लिए हम कहेंगे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर ट्विस्ट। जितना अधिक टॉर्क लगाया जाएगा टॉर्सनल रॉड में, उतना ही अधिक एंगुलर ट्विस्ट आएगा, वो उतना ही अधिक एंगल से ट्विस्ट हो जाएगी। और वंस अगेन जैसे ही टॉर्क हम रिलीज करेंगे, टॉर्क लगाना बंद करेंगे, तो टॉर्सनल रॉड फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आए। जैसे इस स्केल पर ऐसे कर रहे हैं तो ट्विस्ट कर रही है, और जैसे ही छोड़ा तो स्केल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है। हम कहते हैं टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा। हियर के इज टर्म्ड एज टॉर्सनल कांस्टेंट, इसके को हम टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं। यह एक्सप्रेशन बिल्कुल स्प्रिंग के फोर्स इक्वल टू के एक्स उसके एनालॉगस है। स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट, टॉर्सनल रॉड के लिए टॉर्सनल कांस्टेंट। इस टॉर्सनल रॉड में जब थीटा से एंगुलर ट्विस्टिंग दी जाए, तो थीटा से एंगुलर ट्विस्टिंग देने पर इस टॉर्सनल रॉड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे स्प्रिंग के लिए हम कहते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, ऐसे ही टॉर्सनल रॉड के लिए पोटेंशियल एनर्जी हाफ के थीटा स्क्वायर। एनालॉगस इक्वेशन, वहां हाफ के एक्स स्क्वायर, यहां पर हाफ के थीटा स्क्वायर। यह एक टॉर्सनल रॉड का कंसेप्ट जो हम इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करेंगे। तीसरा एक कंसेप्ट और छोटा सा बता दूं, यह एक मिरर है। इस मिरर पर यह लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और उसकी यह एक रिफ्लेक्टेड लाइट है। यदि मिरर थीटा एंगल से रोटेट करता है, यदि मिरर थीटा एंगल से रोटेट कर जाए, इन दैट केस, और इंसिडेंट रे बिल्कुल फिक्स है, यदि मिरर थीटा एंगल से रोटेट कर जाए तो रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में 2 थीटा एंगल से रोटेट कर जाए। ऑप्टिक्स का बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को इस एक्सपेरिमेंट में अप्लाई करेंगे। सिर्फ रिकॉल करा दिया, यदि मिरर थीटा एंगल से रोटेट कर जाए तो रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में 2 थीटा एंगल से रोटेट कर जाए। दिस आर द 3 concepts we'll apply in the experiment. मैं एक्सपेरिमेंट को समझाता हूं, कैवेंडिश ने क्या करा था। सबसे पहले द एनवायरमेंट इज, वह
जिस लेबोरेटरी में काम कर रहा था, काफी ऊंची छत वाली लेबोरेटरी रही होगी, और लेबोरेटरी का एक बड़ा सा गोडाउन होगा वो, और पूरा एम्प्टी गोडाउन, उस गोडाउन में कुछ भी नहीं दूर दूर तक। और एक्सपेरिमेंट के दौरान एक नेसेसरी कंडीशन है कि एनवायरनमेंट में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। एनवायरनमेंट के नाम पर हम यह कहें कि इवन स्वयं हेनरी कैवेंडिश भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, एक ही जगह पर खड़ा रहकर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करेगा, क्योंकि इवन हेनरी कैवेंडिश भी एक एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। एनवायरनमेंट में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अब उसने क्या करा, छत जो कि एक रिजिड सपोर्ट थी, दिस इज द सीलिंग, दिस इज अ रिजिड सपोर्ट। इस रिजिड सपोर्ट से एक पतला और मजबूत तार ऊपर से नीचे तक लटका दिया। The thin and a thin wire with substantial mechanical strength। अब इधर उसने डेफिनेटली द मास ऑफ वायर इज नेग्लिजिबल, और इस वायर के नीचे उसने इधर एक एल्यूमिनियम की रॉड, एक लाइट एल्यूमिनियम की रॉड इधर वेल्ड कर दी। दिस इज अ रॉड, एल्यूमिनियम की बनी हुई है, काफी हल्की है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास की यह रॉड है, किसी एल लेंथ की यह रॉड है, और इस रॉड के दोनों तरफ उसने इधर और इधर दो हैवी मासेस वेल्ड कर दिए। दिस इज मास M एंड दिस इज मास M। ये दोनों हैवी मासेस हैं। यह समझिए हैवी स्टील के बने हुए यह दोनों मासेस रहे होंगे। इस तरह से यह एक डंबल का आकार ले लिया है, और इन दोनों मासेस के जो सेंटर्स हैं इसकी दूरी है L। अब सबसे पहले और इधर उसने एक मिरर रख दिया, एक मिरर चिपका दिया इस वायर से इधर। दिस इज अ मिरर, एक छोटा सा मिरर इस वायर पर चिपका दिया। इस जगह पर एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट रे आती है, मिरर से टकराती है, और मिरर से टकराकर इधर एक स्केल पर, इधर एक स्केल है, इस स्केल पर इंसिडेंट होती है, और उस स्केल पर एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है। अब सबसे पहले तो उसने इस वायर का, इस पूरे का टॉर्शनल कांस्टेंट मेजर कर लिया। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट हम बड़ी आसानी से मेजर कर सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट मेजर करने का क्या तरीका है कि भाई उस पर एक नोन अमाउंट से फोर्स लगा दिया जाए जिसकी वैल्यू आपको परफेक्टली पता है। एक फिक्स फोर्स उस पर लगाया जाए और यह देख लिया जाए कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस या कितना एलोंगेट हुई है।
F इक्वल टू के एक्स, आपको फोर्स की वैल्यू पता है, आपने एलोगेशन मेजर कर लिया, आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पता लगी। बिल्कुल इसी तरह से इस सेटअप पर हम एक फाइनाइट मेजरेबल टॉर्क लगा देते हैं। हम फाइनाइट मेजरेबल टॉर्क लगा देते हैं। जब इस पर हम टॉर्क लगाएंगे तो ये रॉड ऐसे घूमेगी, ट्विस्ट होगी। इसके ट्विस्ट होने से यह वायर में ट्विस्टिंग आएगा, उसके वायर में ट्विस्टिंग से मिरर में रोटेशन आएगा, और मिरर में रोटेशन से यह रिफ्लेक्टेड लाइट रे रोटेट कर जाएगी। और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के रोटेशन को देखकर हम यह समझ सकते हैं कि मिरर कितना रोटेट करा, और मिरर के रोटेशन को देखकर उसी को हम थीटा कह देंगे, और फिर यह देख लेंगे कि हमने कितना टॉर्क लगाया, और उस टॉर्क के लगाने से मिरर कितना रोटेट होगा, उस समय टॉर्शनल कांस्टेंट पता लग जाएगा। हमें इस पूरे सेटअप का टॉर्शनल कांस्टेंट पहले से पता है। ये हमने फाइनाइट टॉर्क निकाल के डिटरमाइन कर लिया। जैसे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट पता होता है, ऐसे सेटअप का टॉर्शनल कांस्टेंट पता है। अब एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, अब हम दो मासेस लेंगे, स्मॉल m मासेस। एक मास को हम इसके आगे की तरफ रखेंगे और दूसरे मास को इसके पीछे की तरफ रखेंगे। ठीक पीछे की तरफ ऐसे एक मास रखा किसी स्मॉल r की दूरी पर, और एक मास को ऐसे आगे की तरफ रखा। यह भी r की दूरी पर, और यह भी r की दूरी। अब जरा सोचिए, इस मास की वजह से इस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स आगे की तरफ, और इस मास की वजह से इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स पीछे की तरफ। इस पर फोर्स पीछे की तरफ और इस पर फोर्स आगे की तरफ। Now this is a couple. This force is equal and opposite. It's a couple. It would generate a torque. इस टॉर्क की वजह से यह रॉड हल्का सा ऐसे, ये डंबल पूरा हल्का सा ऐसे घूमेगा। इसके घूमने से वायर घूमेगा, मिरर घूमेगा, और इस मिरर के घूमने से यह जो लाइट का स्पॉट है वह इस तरह से x1 से डिस्प्लेस हो जाएगा, where this scale is at a capital D distance from this scale और the mirror और स्केल के बीच में कैपिटल डी दूरी। इस तरह से हमने एक डिस्प्लेसमेंट देखी। अब इस सिचुएशन के लिए हम इक्वेशन लिख देते हैं। हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, टॉर्क कितना लग रहा है पहले से देख ले। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक मासेस पर कितना लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज G कैपिटल M स्मॉल m by r स्क्वायर। दिस कैपिटल M मास, दिस स्मॉल m मास, दोनों के बीच में r की दूरी है, और तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दैट इज G mm by r स्क्वायर। दिस वुड बी द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट वुड एक्ट ऑन द सिस्टम। अब इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टॉर्क लगने लगेगा, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स आगे एक ग्रेविटेशनल फोर्स पीछे, तो ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स मिलकर एक कपल बना रही है। इस कपल की वजह से टॉर्क लगने लगेगा। तो टॉर्क वुड बी G mm by r स्क्वायर। L लेंथ की रॉड है, या दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में L की दूरी पर लग रहा है, तो इनकी वजह से जो टॉर्क होएगा दैट इज दिस फोर्स इनटू L। दिस इज द टॉर्क। मगर क्या सिर्फ यही टॉर्क है? हम कहते हैं इन फोर्सेस के अलावा इस सेटअप के चारों तरफ जो पूरा सराउंडिंग है
वो पूरा का पूरा सराउंडिंग अलग अलग तरीके से इस सेटअप पर फोर्स लगा रहा है। उनकी वजह से कुछ टॉर्क हो सकता है जो हमें नहीं पता, जिसे हम डिटरमाइन भी नहीं कर सकते, उसको मैं टाउ एक्सटर्नल बोल देता हूं। सराउंडिंग की वजह से इस पूरे सेटअप पर कुछ टॉर्क लगेगा जो कि हम एक्सटर्नल टॉर्क कह देते हैं। This is equal to, this is the net torque acting on the system. This net torque acting on the system would be equal to K theta. K theta. K is torsional constant of the system जो हमने पहले ही मेजर कर रखा है, and theta is the angular twist due to this setup. इस सेटअप की वजह से एंगुलर ट्विस्ट है। अब इस थीटा की वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं। कैसे? थीटा इज द एंगल बाय विच मिरर रोटेट। हम देखें रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन कितना है। रिफ्लेक्टेड रे x1 से डिस्प्लेस हुई है d की दूरी पर, तो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन है x1 अपॉन d, आर्क अपॉन रेडियस, x1 अपॉन d। दिस इज द रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे जितने एंगल से रोटेट हुई है, मिरर उसके आधे एंगल से रोटेट हुआ होगा। हमने कहा है इफ मिरर रोटेट बाय थीटा, रिफ्लेक्टेड रे रोटेट बाय 2 थीटा। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे जिस भी एंगल से रोटेट कर रही है, मिरर उसके आधे एंगल से रोटेट करा होगा। इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू k x1 बाय 2d। मिरर ये जो रोटेशन है, दिस इज 2 थीटा एंड दिस इज x1 बाय d। तो थीटा हो जाएगा x1 बाय 2d। हम इस तरह से लिख देंगे। यह एक इक्वेशन बड़े ध्यान से देखिए। अब उसने क्या करा, यह इक्वेशन लिखने के बाद द नेसेसरी कंडीशन इज सराउंडिंग में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। उसको अपने आप को भी मूव नहीं कराना है। जिस जगह पर वो स्वयं खड़ा था वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, और वह क्या करेगा कि यह जो मासेस, इस जगह पहले मास बाहर की तरफ था और इस जगह वाला मास पीछे की तरफ था। अब वो इन दोनों मासेस की पोजीशन एकदम से उलट देगा। यह मास अब बाहर की तरफ आएगा और यह मास अब पीछे की तरफ जाएगा। इस तरह से यह मास अब बाहर की तरफ आ गया और यह मास अब पीछे की तरफ चला गया। वही आर की ही दूरी वही आर की, यह मास इस तरह से अपनी उलट लिया। मास के उलट जाने से अब इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगने लगा और इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगने लगा। फोर्स की डायरेक्शन उलट गई, मैग्नीट्यूड वही का वही रहा, डायरेक्शन उलट गई। फोर्स की डायरेक्शन उलट गई, टॉर्क की डायरेक्शन उलट गई। पहले यह रॉड ऐसे रोटेट हुई थी, अब ऐसे रोटेट होगी। इस बार यह स्पॉट इधर के बजाय कुछ इधर जा सकता है। पहले 2 थीटा 1 था, अब यह 2 थीटा 2 से रोटेट हो जाएगा, which is x2 by d। This is x2। x1 x2 बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हम कहेंगे इस बार जब टॉर्क की डायरेक्शन उल्टी है तो मैं टॉर्क लिखूंगा -Gmm बाय r² इंटू l। माइनस साइन इसलिए क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन के उलट जाने से टॉर्क की डायरेक्शन उलट गई, मगर सराउंडिंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। सराउंडिंग में कोई परिवर्तन नहीं आने की वजह से, सराउंडिंग की वजह से टॉर्क जो पहले था वही का वही रहेगा। सराउंडिंग के टॉर्क में कोई फर्क नहीं, वो प्लस टाउ एक्सटर्नल।
दिस इज इक्वल टू के थीटा 2 और दिस इज इक्वल टू के x2 बाय 2d। x1 इस तरफ पॉजिटिव कहेंगे, x2 इस तरफ नेगेटिव कहेंगे। इस जगह पर हम 0 असाइन कर देंगे। इस तरह से हमने दो इक्वेशन लिख ली। नाउ दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन कर दिया तो ये टाउ एक्सटर्नल कैंसिल हो जाएगा। दिस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन कर दें तो टाउ एक्सटर्नल कैंसिल हो जाएगा, सराउंडिंग की वजह से टॉर्क कैंसिल, और दिस माइनस दिस करेंगे तो इधर माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 Gmm/r² into L is equal to K/2D into x1 minus x2। सारे वैल्यूज को रीअरेंज कर दें। G is equal to K x1 minus x2 into r² by 4 mmL into D। Now all these values can be easily measured experimentally। इन सभी चीजों को एक्सपेरिमेंटली बड़ी आसानी से मेजर करा जा सकता है। सिस्टम का टॉर्सनल कांस्टेंट हमने पहले ही मेजर कर रखा है। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो रिफ्लेक्टेड स्पॉट है, लाइट रे का मिरर के द्वारा जो रिफ्लेक्टेड स्पॉट है, उस रिफ्लेक्टेड स्पॉट का डिस्प्लेसमेंट x1 एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट x2, दूसरे डायरेक्शन में जो नेगेटिव है उसको हम फाइनली ऐड कर देंगे, वो माइनस x2 होगा। r इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू मासेस, जिसको हम बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करके ही रखेंगे। कैपिटल M इज मास ऑफ लार्ज मास on the dumbbell, small m is the mass of another block, L is the length of the rod or the separation between the two dumbbell masses, capital D is the distance between the scale and mirror। यह सारी वैल्यूज एक्सपेरिमेंट के द्वारा बिल्कुल एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजर करके इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, और कैवेंडिश ने इस एक्सपेरिमेंट को करके G की एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन करके बता दिया। इट कम्स आउट टू बी 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर per kg square। This was the exact value of G as measured by Cavendish। One can write it in CGS system। हम इसे CGS सिस्टम में भी लिख सकते हैं। न्यूटन की जगह 10 to the power 5 डाइंस, मीटर स्क्वायर की जगह 10 to the power 4, 10 to the power 5 plus 10 to the power 4, that would become 10 to the power 9 upon 10 to the power 6। तो 10 to the power 3 हो जाएगा, मीन्स 6.67 into 10 to the power minus 8 डाइंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। This was the exact value of G as determined by Henry Cavendish। मैं बता रहा था, ऑल्दो इस पर क्वेश्चन सब AIEEE या IIT JEE में नहीं पूछते हैं। इट्स नॉट लाइक इस एक्सपेरिमेंट पर से कोई इक्वेशन अप्लाई करने के लिए आपसे कहेंगे, मगर इनडायरेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इनका एप्लीकेशन होता है, सवाल आप तब कर लोगे जब आपका ये चीज समझी हुई होगी, और यह चीज नहीं समझी हुई होगी तो आप सवाल का कंटेक्स्ट ही नहीं समझ पाओगे।
कि किस तरह से उस सवाल को करा जाए। इसलिए हम क्लास में हमेशा जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आते हैं उन पर डिस्कशन करते हैं। मोर ओवर जो जनरल फिजिक्स और एरर एनालिसिस है, जनरल फिजिक्स, एरर एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, वह टॉपिक जो जेई के सिलेबस में इंक्लूडेड है, AIEEE, AIPMT के सिलेबस में इंक्लूडेड है, उस टॉपिक पर से जो सवाल बनते हैं उनमें जनरली इस तरह के एक्सपेरिमेंट और इसके एरर एनालिसिस दे दिए जाते हैं कि यदि आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे तो जी की वैल्यू के डिटर्मिनेशन में कितना एरर आ सकता है। ऑल्दो यह सारी चीज हम उसी समय समझेंगे जब हम एरर एनालिसिस समझेंगे। अभी हम अपने ग्रेविटेशन चैप्टर को ही आगे बढ़ाते हैं।